हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर और अपने चैनल पर। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसमें मैं टारगेट कर रहा हूं वो जीआरएफ का। कोई भी अगर जीए फाउंडेशन यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, एनडीए, सीडीएस, एसएससी या कोई पुलिस या कोई अन्य पेपर की जो भी मेरा भाई बहन तैयारी कर रहा है, ये उन सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसके अंतर्गत मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्या दोस्तों, याद रखिएगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, तो इस सेशन को जुड़ना ना भूलिए और लास्ट तक देखिए। इस सेशन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस अपना पहले स्लाइड के बारे में, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला कॉन्सेप्ट जो लिया है वो है ग्लोब के बारे में। हम सभी जानते हैं कि इसको हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में दो भाग में बांटते हैं। तो जो ऊपर वाला है वो है नॉर्थ पोल और नीचे वाला है साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ओके। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं जीरो अक्षांश रेखा भी हम मानते हैं। ओके दोस्तों, अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो अगर मैं कहूँ कि भारत कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखना दोस्त कि जो भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, जी हाँ, क्योंकि ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो याद रखना। और ये ईस्ट, ये वाला ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, अगर ये आप देख रहे हो तो ये इंडिया की लोकेशन है। यानी अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का लोकेशन ग्लोब पर क्या है, तो वो आता है नॉर्थ एंड ईस्ट में, यानी कि इंडिया जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में आपसे एक रेखा की बात करता हूँ, जिसको हम, ये जो रेखा खींची हुई है जिसको हम नाम देते हैं 23.5 डिग्री। जी हाँ, 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा खींची हुई, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा है। और जो 23.5 डिग्री साउथ गोलार्ध में खींची हुई है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो आप इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करेंगे दोस्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो आपसे डिस्कस करना है वो करना है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत की कर्क रेखा। तो दोस्तों ज़रा समझिएगा, मैंने कहा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या, तो आप क्या बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे ही देशांतरीय विस्तार अगर देखें तो कहेंगे क्या, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का ग्लोब पर देशांतरीय विस्तार माना जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर मिलेंगे और बहुत ही कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसी अगर हम लोग बात करते हैं बेटा इस रेखा की, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत की मानक समय, जी हाँ क्या है, भारत का मानक समय है। ये जो मानक समय है भारत का, ये लिया गया है नैनी, जी हाँ नैनी इलाहाबाद, यानी कि जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय है, रेखा है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहाँ से लिया गया, तो वो इलाहाबाद नैनी से। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते तो अभी मैंने आपके लिए बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो याद रखिएगा, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था क्या
कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ओके, उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो पूर्वी देशांतर विस्तार है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो भारत का कहलाता है देशांतरी विस्तार। ठीक है, इतनी चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात की अभी अक्षांश और देशांतर के विस्तारों के बारे में कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है और देशांतरी विस्तार है वो क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक दोस्त रखना, जितना भी आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें, इस कॉन्सेप्ट पे मैं अभी आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा कि जो वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार की जो जीएस क्लासेस हैं वो मेरे द्वारा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें तो अपने दोस्तों के लिए। चलिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से इस स्लाइड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्कस, क्या रखिएगा, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं याद रखना भारत के उत्तरी बिंदु से। तो दोस्तों याद रखना जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो क्या है, वो इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, जो पहले JNK में पड़ता था, पर जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 यूनिट टेरिटरी बना दिए गए यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, तब से ये लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है। ओके, और ये भारत का क्या है, उत्तरी बिंदु है। अगर दोस्तों अगर मैं दक्षिणी बिंदु की बात करता हूँ तो ये याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी या फिर कैप कोमोरिन। अगर भारत में स्थल सीमा पर भारत का दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु या कैप कोमोरिन जो मुख्य भूमि पर है। ठीक है, जबकि अगर दक्षिणतम बिंदु भारत का पूछा जाता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार एक द्वीप है, इस द्वीप पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, या आप इसी को बोल सकते हो पार्सन बिंदु। हाँ जी, इन तीनों में से आपको कोई सा भी अगर मिलता है, पार्सन बिंदु मिलता है, पिग्मेलियन पॉइंट मिलता है या इंदिरा पॉइंट मिलता है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, भारत के पश्चिमी बिंदु के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत आता है। जी हाँ, जिसको हम बोल सकते हैं गोहार माता या सरक्रिक। जी हाँ, गोहार माता या सरक्रिक। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जबकि पूर्वी बिंदु की बात करें दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान आता है बलांगू या किबथू। तो आई होप इस स्लाइड में आपको समझ में आया होगा कि भारत का पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी बिंदु क्या है जो हमने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले चीज़, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं इसमें चलिए दोस्तों इस स्लाइड के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तटीय सीमा कितनी लंबी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई मानी जाती है या जो दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है 32-14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम मानी जाती है 29-33 किलोमीटर की। जी हाँ दोस्तों, जो भारत की टोटल स्थलीय सीमा है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर
ये वाला जो भाग यहाँ तक का जो स्थलीय सीमा है ये है, याद रखना, 15,200 किलोमीटर की। और जो तट रेखा है, जैसे ये वाली जो तट रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो तट रेखा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये कितनी है, ये 6100 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर मैं इसके साथ द्वीप भी मिला देता हूँ, द्वीप जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, अगर ये हम सब मिला दें तो दोस्तों याद रखना, भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई हो जाती है वो कितनी जाती है, 7516.6 किलोमीटर की। जी हाँ, कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा की मैंने आपसे बात की। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो याद रखना, स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा के को मिलाने के बाद टोटल जो भारत की स्थलीय सीमा बनती है, या टोटल भारत की जो सीमा बनती है दोस्तों, वो बनती है 22,716.6 किलोमीटर की। तो आप इस चीज़ को भी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनना है पेपर में। देखिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है, यहाँ पे ये है कि भारत के 16 राज्य, ये याद रखिएगा, 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे। जी हाँ, किसे लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। क्लियर है। जबकि समुद्री सीमा से दोस्तों याद रखना, भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 9 राज्य, और 4 यूटी लगे हुए हैं। यूटी, 4 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कुल अगर मैं बात करूं तो 9 4 13 जो भारतीय राज्य हैं वो किससे लगे हुए हैं, भारत की तटीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें 4 यूटी हैं और 9 राज्य हैं। जबकि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित, यानी टोटल कितने, 18, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए। तो यहाँ पे हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि तटीय सीमा से जो लगे हुए हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, तटीय सीमा से जो हमारे राज्य लगे हुए, पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तट और इसको हम बोलते हैं पूर्वी तट। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो हमारा पश्चिमी तट है वो कई तटों में बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो भाग है उसको काठियावाड़ तट बोलते हैं। महाराष्ट्र से गोवा के बीच का जो तट है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं। जबकि गोवा से कर्नाटक के बीच का तट है उसको हम कैनारी या कन्नड़ तट बोलते हैं। और कर्नाटक से केरला का तट है उसको हम मालाबार तट बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। जबकि ये हमारा जो पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट में याद रखना, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो तट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश लेकर वेस्ट बंगाल तक के जो तट है दोस्तों इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार। तो ये तटों के नाम भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये कई बार पूछा गया कि सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी, तो दोस्तों याद रखना वो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। दूसरे पे कौन आता है, दूसरे पे आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे पे आता है तमिलनाडु। जी हाँ, इन तीनों की तटीय रेखा याद रखिएगा। पहले पे कौन है, गुजरात, दूसरे पे कौन है, आंध्र प्रदेश, तीसरे पे कौन है, तमिलनाडु। और दोस्तों सबसे छोटी जो तटीय रेखा है वो किसकी है, वो गोवा की है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जितना मैं आपके लिए लेके थ्योरेटिकल लेके आया हूँ और जितना मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो सारे के सारे बहुत पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने लोग नेक्स्ट स्लाइड में। और इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत की कर्क रेखा। जी हाँ, भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती। किससे गुजरती, बीचों बीच से। मैंने बताया भी था कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, पहला आपका क्या है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये 8 राज्यों से गुजरती है। और सबसे जो लंबी
जो दूरी है कर्क रेखा की वो कौन से राज्य में, वो है मध्य प्रदेश में। इसके लिए आप ट्रिक भी आप रख सकते हो, पंडित मंत्र राम छगुजा। जी हाँ, मैं एक ट्रिक आपको दे देता हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा, पंडित मंत्र राम छगुजा। आप इसको 2 बार बोलेंगे, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। पंडित मंत्र राम छगुजा। पा से क्या है, पश्चिम बंगाल, माँ से है मध्य प्रदेश, ता से त्रिपुरा, राज से राजस्थान, माँ से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, गा से गुजरात और झा से झारखंड। तो पंडित मंत्र राम छगुजा के नाम से आप आराम से ये ट्रिक याद कर सकते हो कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्य हैं, तो उन राज्यों के मैंने नाम भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में, हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो मित्रों देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो नैनी इलाहाबाद से ली गई है, उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। जी हाँ, ये याद रखिएगा, IST बोलते हैं इसके लिए हम। जो नैनी इलाहाबाद यानी प्रयागराज से ली गई है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ये आप देखोगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पेपर में यहीं पे तेलंगाना दे देगा, पर तेलंगाना से नहीं गुजरती। तो आप याद रखेंगे कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से भारत की भारत की जो टाइमलाइन है, जो मानक समय रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, जो कि याद रखिएगा, हम अगर बात करें कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय 0 देशांतर मानक समय रेखा से अगर मैं बात करूं तो हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। ओके, तो इतनी चीज़ आप दोस्तों याद रखोगे। इसके साथ में हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंटों की। तो अगला अगर हम इस बात करें तो कहते हैं कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम सभी जानते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, अगर यहाँ से और बात करता हूँ तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं विश्व में देशों की बात करूँ तो सबसे हम लोग जानते हैं कि भारत का जो स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां है। कौन सा है, 7वां। तो पहले पे कौन है, रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन है, ओके, चौथे पे USA है, 5वें पे ब्राज़ील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है, और भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 7वां है। ठीक है, ओके, और 8वें पे हमारा कौन, अर्जेंटीना। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप सबसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों, तो ये वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी। उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, मोनाको। ये दोनों यूरोप में आते हैं, और ये दोनों यूरोप में हैं, और ये सबसे छोटे देश हैं। क्लियर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। उसके बाद कौन सा आता है, नॉर्वे आता है। तो आप ये 3 याद रखिएगा, लेकिन वेटिकन सिटी को कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि सेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि जो वो क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है। जी हाँ, जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से नहीं, किस देश से नहीं जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान से दोस्तों जुड़ी हुई है, भूटान से भी जुड़ी हुई है, नेपाल से भी जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। याद रखना, मालदीव से नहीं जुड़ी है। हम सभी जानते हैं कि जो मालदीव है वो, याद रखिएगा क्या है, जो मालदीव है, और अगर आपने ध्यान दिया हो, आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव, याद रखिएगा क्या चीज़, मालदीव, और एक पड़ता है द्वीप मिनिकॉय द्वीप। जी हाँ, मिनिकॉय द्वीप। तो याद रखना दोस्तों, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, और मिनिकॉय द्वीप किस में आता है, ये अरब सागर में आता है। क्लियर है।
जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनी गाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। क्या करता है? लक्षद्वीप को मिनी गाय से अलग करता है, और 8 डिग्री मिनी गाय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, चलते हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। जी हाँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताया भी है कि कहाँ स्थित है। तो हमने कहा था कि कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार में भी कौन सा, तो आपको बताया था कि ग्रेट निकोबार। जी हाँ, जो ग्रेट निकोबार है उस पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है कि भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितने समुद्री मील तक की दूरी पर। जी हाँ, प्रादेशिक सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी। तो दोस्तों याद रखना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये भारत है, ठीक है, और ये भारत है, तो ये इसकी समुद्री सीमा है। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो याद रखना दोस्तों, जो 12 मील तक की जो दूरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो 12 मील तक की दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम नाम देते हैं टेरिटोरियल सी, यानी कि भाई समुद्री प्रादेशिक सीमा। जो 24 मील तक की है जो दूरी है, याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हमने नाम दिया है, जो याद रखिएगा, जो 12 वाली है वो प्रादेशिक सीमा है यानी कि टेरिटोरियल सी है, और जो 24 तक की है वो है कॉन्टिग्यूअस जोन, और जो 200 नॉटिकल मील तक की है दोस्तों उसको हम नाम देते हैं, याद रखना, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ये 3 है, यानी कि आर्थिक अनयन क्षेत्र, ठीक है, प्रादेशिक सीमा, ठीक। तो ये इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रह जाएगा, वो रहेगा हमारा, ठीक है, क्या रहना चाहिए इसमें आंसर, वो रहेगा हमारा 12 नॉटिकल मील। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि निम्नों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम वो ये कहते हैं कि निम्न में से कौन सा जो नगर है वो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर, यानी जो कर्क रेखा के सबसे पास में जो स्थित है, तो हम सभी जानते हैं कि अगरतला ये भी है, गांधीनगर गुजरात ये भी है, जबलपुर मध्य प्रदेश ये भी है, ठीक है, तो भाई उज्जैन ये भी है, लेकिन सबसे नज़दीक कौन, तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे नज़दीक कर्क रेखा के वो है अगरतला। कौन सा है? अगरतला। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बात करें कि डूरंड लाइन किन दो देशों बीच की सीमा रेखा है। तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इंडिया है, और ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग सब पीओके कहलाता है, और इस पीओके में ही एक बिंदु यहाँ पर अफ़गानिस्तान से एक लाइन जुड़ती है जिसको हम नाम देते हैं, याद रखना, डूरंड लाइन। तो दोस्तों याद रखना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम नाम देते हैं डूरंड लाइन, लेकिन भारत और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है 108 किलोमीटर की, उसका नाम भी डूरंड लाइन है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान, जी नहीं, भारत और पाकिस्तान के जो बीच की लाइन है दोस्तों उसको हम नाम देते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, जी बिल्कुल हाँ, यही मैंने अभी बताया है आपके लिए। अगला है भारत और चीन। भारत और चीन का तो मैकमोहन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान और भारत के भी बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरंड लाइन, लेकिन वो जो लाइन है वो मात्र 108 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को, याद रखिएगा, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है, यानी कि भाई श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है। बंगाल की खाड़ी, जी नहीं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नहीं। पामीर ग्रंथिया, नहीं। मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल सही है। याद रखना, हम सभी जानते हैं कि ये भारत है और यहाँ पर ये श्रीलंका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो खाड़ी, ये जो पानी वाला ये जो भाग है, इस भाग को ही हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसके लिए हम, मन्नार। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी है, और यहीं पे एक, याद रखना, एक जल संधि पड़ती है, पाक जल संधि, पाक। ठीक है,
तो पाक जल संधि जो यहीं पड़ती है और वो भी क्या है, श्रीलंका और इंडिया के बीच की है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है। क्या मेघालय से गुजरती? जी नहीं, मेघालय से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था, पंडित मंत्र राम छगुजा बताया था ना, तो उसको आप याद करके आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा क्या कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। जी हाँ, जो लक्षद्वीप है वो किस में? तो दोस्तों याद रखना, लक्षद्वीप है वो अरब सागर में। क्यों? ज़रा देखिएगा, अगर मैं ये भारत मानता हूँ तो ये दोस्तों ये सब अरब सागर है, ये सब अरब सागर है और ये वाला सब बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है, ये वाली जो जगह है वो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किस में आता है? अरब सागर में आता है। जबकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? वो मिलते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले चीज़ अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आदम, जी हाँ आदम यानी एडम ब्रिज, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य, इसी को हम बोलते हैं राम सेतु। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? राम सेतु। तो जो राम सेतु है तो ये याद रखना, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत अच्छे से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो एडम ब्रिज है वो तमिलनाडु में एक द्वीप पड़ता है, पम्बन द्वीप। उस पम्बन द्वीप से शुरू होता है और श्रीलंका के न्यू कलाई मन्नार, जी हाँ क्या, श्रीलंका के न्यू कलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राम सेतु या एडम ब्रिज। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज के सेशन का, और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा समांकित की गई। जी हाँ, यानी कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है? ये जस्ट मैंने अभी बताया था कि याद रखिएगा, जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, जिस कारण इसको नाम ही दे दिया गया क्या, रेड क्लिफ। आई होप दोस्तों ये आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे वाला पार्ट लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।